हेलो एवरीवन, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हैं और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो जैसे कि हम पूरे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो हम 100 प्रश्न को कवर करा रहे हैं, जो कि आप 100 प्रश्न ये पूरा देख लेते हैं तो जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपका पूरा तैयार हो जाएगा। फिर से आपको ये नहीं रहेगा कि हमको अति लघु प्रश्न तैयार करना है, तो हम आपको इसको 2 पार्ट में आपको मतलब 2 वीडियो में हम कवर करा देंगे। तो अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ जाए। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजनीति शास्त्र की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूज़न था कि जैसे कि क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में पूछता है तो हम उतना आंसर लिखे कितना लिखे, तो क्या उतना मतलब नंबर हमको पूरे पूरे मिलेंगे? तो ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो प्रश्न में सिर्फ पूछ रहा है कि कोई एक परिभाषा दीजिए, तो आप एक परिभाषा दे दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। एक कहा है तो एक ही लिखिए, दो कहेगा तो दो लिखिए, तो उसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, उसमें नंबर आपको नहीं कटेगा। तो इसका उत्तर ये है कि राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो राज्य से संबंधित है, जो राज्य की मूलभूत स्थितियों, उनकी तात्विक, प्राकृतिक, विभिन्न स्वरूपों और विकास को समझने और ग्रहण करने का प्रयास करता है। ठीक, मतलब राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो राज्य से संबंधित है। राजनीति पहले जुड़ा है ना कि राजनीति, तो वही राज्य से संबंधित है, जो राज्य की जो भी मूलभूत स्थितियों, उनकी तात्विक, प्राकृतिक, विविध स्वरूपों मतलब विभिन्न स्वरूपों, अलग अलग रूपों और विकास को समझने और ग्रहण करने का ये प्रयास करता है। यही हमारा होता है राजनीति शास्त्र। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे कि गार्नर ने राजनीति शास्त्र की क्या परिभाषा दी। ठीक, तो ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ यानी कि शुरुआत और अंत राज्य के साथ होता है। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छा परिभाषा है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ जो है और अंत भी राज्य के साथ ही होता है। प्रश्न तीसरे पे आते हैं कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है, कोई 4 तर्क दीजिए। ठीक, तो इसमें पहला ये तर्क है कि सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। दूसरा ये है कि कार्य कारण में निश्चित संबंध का अभाव। तीसरा ये है कि वैज्ञानिक विधियाँ राजनीति शास्त्र में संभव नहीं। चौथा है कि भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। प्रश्न 4 है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है। ठीक, उसमें क्या था कि राजनीतिक शास्त्र जो है वो विज्ञान नहीं है, तो अब ये कह रहा है कि विज्ञान है। इसके पक्ष में 4 तर्क दीजिए। तो इसमें पहला है कि राजनीति शास्त्र का ज्ञान जो है वो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित है। दूसरा ये है कि वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन। तीसरा ये है कि भविष्यवाणी की क्षमता। चौथा ये है कि कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध है। प्रश्न 5वें पे आते हैं कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के 4 महत्व लिखिए। कि जो राजनीति शास्त्र कोई पढ़ता है तो उसके 4 महत्व को बताइए, क्या मिलता है उसको पढ़ने में। तो राज्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है एक तो। दूसरा ये है कि मानवीय अधिकारों की रक्षा, पता चलता है कि हमारे अधिकार क्या हैं। उसके बाद है कि आदर्श सरकार की स्थापना। उसके बाद है कि विश्व बंधुत्व की भावना का प्रेरक मिलता है। उसके बाद प्रश्न 6 पे आते हैं कि काम्टे ने काम्टे ने राजनीति विज्ञान की किन पद्धतियों का उल्लेख किया है। तो उत्तर है कि काम्टे के अनुसार राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति 3 है। कितने हैं? तो 3 है। वो कौन कौन से हैं? पर्यवेक्षणात्मक, और दूसरा ये है प्रयोगात्मक, और तीसरा है तुलनात्मक। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपको उसको ध्यान से देखते चलना है। प्रश्न 7वें पे आते हैं कि जे एस मिल के अनुसार राजनीति विज्ञान की कितनी अध्ययन पद्धतियाँ हैं। तो देखिए, रासायनिक या प्रायोगिक। उसके बाद दूसरा है ज्यामिति या अमूर्त। तीसरा है भौतिक या निगमात्मक और ऐतिहासिक। प्रश्न 8 पे आते हैं कि स्प्रेड ऑफ द लॉज किसकी रचना है। स्प्रेड ऑफ द लॉज किसकी रचना है? तो ये है मॉन्टेस्क्यू की। ठीक, प्रश्न 9 पे आते हैं कि मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किन राजनैतिक वैज्ञानिकों ने किया। तो देखिए, वेजहॉर्ट ने, ग्राहम वेल्स ने, मैकडूगल, टार्डे, लीबान और समनर ने।
उसके बाद प्रश्न 10 पे आते हैं कि यूटोपिया किसकी रचना है। तो यूटोपिया जो है वो है थॉमस मोर की रचना है। प्रश्न 11 है कि मार्शल ने अर्थशास्त्र को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र एक ओर से संपत्ति का अध्ययन है, ये मार्शल ने बताया है, और दूसरी ओर से वो अधिक महत्वपूर्ण दिशा में मनुष्य के अध्ययन का एक अंग है अर्थशास्त्र। 12 आता है कि अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र के मध्य किस प्रकार का संबंध है। मतलब अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र इन दोनों के बीच मतलब कैसा संबंध है। तो आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। उसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के ज्ञान के बिना राजनीति का ज्ञान अधूरा है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है लास्की ने, और काफ़ी अच्छी बात बताया है। प्रश्न 13 पे आते हैं कि राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान के संबंध में लीपमैन के क्या विचार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मनोविज्ञान का उल्लेख किए बिना राजनीति के विषय में बात करना हमारे राजनीतिक चिंतन के सबसे गंभीर त्रुटि है, यानी कि गलती है। राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान के संबंध में लीपमैन के क्या विचार हैं। तो मनोविज्ञान का उल्लेख किए बिना, मतलब विज्ञान जो उसको हम पढ़े बिना, उसको देखे बिना राजनीति विज्ञान में विषय में बात करना हमारे राजनीतिक चिंतन की सबसे गंभीर जो है वो गलती है। 14 प्रश्न आते हैं कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के संबंध के बारे में गिंडकस के क्या विचार हैं। तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति समाजशास्त्र के सिद्धांतों के से जो अपरिचित है, मतलब नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, उसे राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी प्रकार है जैसे न्यूटन के गति संबंधित सिद्धांतों से अपरिचित व्यक्ति को ज्योतिष या थार्मोडायनेमिक्स की शिक्षा देना। ठीक, उसके बाद प्रश्न 15 पे आते हैं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास के संबंध में सीले के क्या विचार हैं। तो उत्तर है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं, मतलब एक दूसरे के वो पूरक हैं। उसके बाद 16 पे आते हैं कि उपागम और पद्धति में क्या अंतर है। तो पद्धति का अर्थ अन्वेषण की ऐसी प्रक्रिया से है जिसका द्वारा विश्वस्त ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और विश्वस्त निष्कर्ष निकाले जा सकता है, जैसे वैज्ञानिक पद्धति, आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, तुलनात्मक पद्धति आदि। दूसरी ओर उपागम के अंतर्गत किसी घटना की विस्तृत, मतलब पूरे जानकारी जो है, पूरे अच्छे से जानकारी लेकर लिए न केवल उपयुक्त पद्धति का चयन किया जाता है, मतलब बिना जानकारी लिए, तो बल्कि अध्ययन के केंद्रीय समस्या का निर्णय भी किया जाता है। और उपागम और पद्धति में अंतर की ओर संकेत करते हुए डाइक ने लिखा है कि उपागम का अर्थ यह है कि महत्वपूर्ण समस्याओं और उपयुक्त आधार सामग्री का चयन किस आधार पर किया जाए, जबकि पद्धति का अर्थ यह है कि आधार सामग्री प्राप्त करने और उसका प्रयोग करने के तरीका क्या है। प्रश्न 17 पे आते हैं कि परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम में अंतर बताइए। तो जहाँ आधुनिक उपागम हमें आज के जो जटिल परिस्थितियों में राजनीति के सूक्ष्म प्रक्रियाओं के अलग अलग दृष्टिकोणों से समझने में सहायता देता है, वहाँ परंपरागत उपागम हमें तुलनात्मक राजनीति के ऐतिहासिक, कानूनी और संस्थापक पक्षों की गहराइयों को समझने का रास्ता दिखाता है। प्रश्न 18 है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन की परंपरागत उपागम बताइए। तो राजनीति शास्त्र के परंपरागत उपागम मुँह में ऐतिहासिक, दार्शनिक, सामाजिक, कानूनी, औपचारिक और संस्थापनात्मक उपागम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रश्न 19 पे आते हैं कि ऐतिहासिक उपागम से आप क्या समझते हैं। तो ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत अलग राज्यों, मतलब भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग राज्यों की शासन प्रणालियों के ऐतिहासिक विवरण तैयार करके उनकी तुलना करते हैं और यह पता लगाते हैं कि हमें अपने वर्तमान लक्ष्यों की सिद्धि के लिए और संभावित, मतलब जो त्रुटियां हैं, त्रुटियों के निवारण के लिए, मतलब जो गलतियां हैं उनके निवारण के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत तथ्यों का अन्वेषण और प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 20 है कि ऐतिहासिक उपागम के संस्थापकों का नामोल्लेख कीजिए। तो ऐतिहासिक उपागम के संस्थापक में इतावली विचारक निकोली मैकियावली, फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ली द मॉन्टेस्क्यू और अलेक्सी द टाकविल, और अंग्रेज विचारक वाल्टर बेजहार्ट और हेनरी समनर मैन के नाम विशेष रूप में ये उल्लेखनीय है। उसके बाद प्रश्न 21 है कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो ये है ग्राहम वाल्स की।
प्रश्न 22 है कि न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो वो है चार्ल्स मरियम की। प्रश्न 23 है कि डेविड स्टन ने व्यवहारवाद को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो व्यवहारवाद का जो डेविस बताते हैं कि व्यवहारवाद का अर्थ है कि संस्थाओं के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार और उनकी जो भी क्रिया हैं उनके अध्ययन से राज्य और उसकी जो सभी संस्थाओं को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो ये व्यवहार को ये परिभाषित किए हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न 24 पे कि टू मैन ने व्यवहारवाद की क्या परिभाषा दी है? तो व्यवहारवाद छात्र का उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रिया के विज्ञान का विकास करना है। 25 प्रश्न में आते हैं कि व्यवहारवाद की 2 प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखिए। और तो इसका उत्तर है व्यवहारवाद की विशेषता। पहला ये मूल निरपेक्षता। व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को निष्पक्ष रहना चाहिए, निष्पक्ष होकर उन्हें सत्य का अनुसंधान करना चाहिए। दूसरा ये है सत्यापन। व्यवहारवादियों का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि राजनीति विज्ञान में तथ्यों या निष्कर्षों के सत्यापन की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए व्यवहारवादी संरक्षण पर बहुत बल देते हैं। प्रश्न 26 है कि राज्य की शाब्दिक उत्पत्ति बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शाब्दिक व्युत्पन्न की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राज्य शब्द की जो अंग्रेजी शब्द जो है वो स्टेट शब्द का हिंदी रूपांतर जो कि प्रकारांतर से इटालियन भाषा के स्टैडो शब्द से ये लिया गया है। प्रश्न 27 है कि राज्य की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। ठीक, तो राज्य की जो अनेक मनुष्यों का ऐसा समूह, मतलब बहुत सारे मनुष्य जो हैं तो उनको बोला गया है अनेक मनुष्यों का समूह, तो जिसका एक निश्चित क्षेत्र हो और जिसमें बहुसंख्या मतलब बहुत संख्या में या एक निश्चित वर्ग की इच्छा उनकी संख्या या वर्ग के आधार पर विरोधी तत्वों को किसी भी संख्या पर प्रभावी रहती है। तो ये राज्य की परिभाषा है जो कि हालैंड ने दिया हुआ है। प्रश्न 28 है कि लास्की ने राज्य को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो लास्की कहते हैं कि राज्य सरकार और प्रजा में विभाजित एक प्रादेशिक समाज है जो अपने निर्धारित भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा करता है। प्रश्न 29 है कि राज्य के 4 तत्वों का नामोल्लेख कीजिए। तो इसमें है जनसंख्या, प्रदेश या भूक्षेत्र, सरकार, संप्रभुता जो है ये राज्य के तत्व हैं। प्रश्न 30 है कि राज्य के 4 कार्य लिखिए। राज्य का कार्य क्या होता है भाई? तो इसमें सार्वजनिक हित होता है, मतलब सबकी भलाई होता है, कानूनी व्यवस्था रखना होता है, सामाजिक सेवा मिलता है, उचित न्याय का प्रबंध करना। ठीक। प्रश्न 31 है कि राज्य की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत लिखिए। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। प्रश्न 32 है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक विद्वानों के नाम लिखिए। तो हैं हाब्स हैं, लॉक हैं एवं रूसो हैं। प्रश्न 33 है कि लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? तो देखिए लोक कल्याणकारी राज्य का अभिप्राय मतलब कि उससे ये है कि उस राज्य से है जिसमें कि हर व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अवसर की समानता प्रदान की जाती है, सबको समान रूप से, और उसी की आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ति निष्पक्ष रूप से की जाती है। जो भी आवश्यकता होगी मानव को उसको पूरा किया जाता है। तो ये लोक कल्याण के हित में आता है। राज्य के लोक कल्याण राज्य से इसमें आता है, मतलब राज्य के हित में आता है। उसके बाद आता है हमारा 34 की लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित कीजिए। तो देखिए लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने आर्थिक व्यवस्था संचालन समाज में आर्थिक जो अधिक से अधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। तो ये क्या है डॉक्टर अब्राहम ने। प्रश्न 35 है कि T.W. केंट के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा क्या है? तो वो ये कहते हैं T.W. केंट की वह राज्य लोक कल्याणकारी राज्य होता है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवा की व्यवस्था करता है। इन समाज सेवाओं के अनेक रूप होते हैं और उनके अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था होती है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सही प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो ये बहुत ही अच्छे परिभाषा दिए हुए हैं लोक कल्याण राज्य का। उसके बाद हम आते हैं 36 प्रश्न की लोक कल्याणकारी राज्य के 4 प्रेरक तत्व लिखिए। तो इसमें है व्यक्तिवाद की विरुद्ध प्रक्रिया, मार्क्सवाद का अभ्युदय, लोकतंत्र का विकास
अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। प्रश्न 37 है कि कल्याणकारी राज्य के 4 लक्षण लिखिए। तो इसमें जो है इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, सॉरी ये जो क्वेश्चन है ये 37 नंबर, ये गलत क्वेश्चन दिया हुआ है। कल्याणकारी राज्य के 4 लक्षण पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा मतलब ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये गलत है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। प्रश्न 38 पे चलिए हम आते हैं कि संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ है कि शाब्दिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो संप्रभुता जो है अंग्रेजी शब्द जो है सोवरजेनिटी का हिंदी रूपांतरित है, और यह शब्द लैटिन भाषा की सुपरनियस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुप्रीम या सर्वोच्च। सुप्रीम का मतलब होता है सबसे ऊंचा, यानी कि सर्वोच्च। तो ये संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ है। प्रश्न 39 है कि संप्रभुता को परिभाषित कीजिए। तो बोधा जो है वो कह रहे हैं संप्रभुता के बारे में परिभाषा दिए हैं कि प्रभु सत्ता नागरिकों को और प्रजननों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कानून का प्रतिबंधित नहीं है। प्रश्न 40 पे आते हैं कि जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो यदि किसी स्वतंत्रता राजनीतिक संगठन के अंदर कोई ऐसा निश्चित व्यक्ति है जो किसी अन्य के अधीन नहीं है और सारा संगठन समाज उसके आज्ञाओं का स्वभाव से ही पालन करता है, तो वह निश्चित व्यक्ति संप्रभु कहलाता है और संगठित समाज एक स्वतंत्र राष्ट्र कहलाता है। प्रश्न 41 पे आते हैं कि संप्रभुता के 2 लक्षण लिखे। तो इसमें 2 लक्षण है। पहला सर्वव्यापकता। इसका अर्थ यह है कि संप्रभुता राज्य की सभी भूमि जो है और जनसंख्या पर व्यापक है। राज्य की सीमा में रहने वाले सभी मनुष्यों और संगठनों पर इसका अधिकार फैला रहता है। दूसरा है कि अविभाज्यता। तो संप्रभुता अविभाज्य है और इसे बांटा नहीं जा सकता, मतलब अविभाज्य है, इसे बांटा नहीं जा सकता। इसका बंटवारा असंभव है। एक राज्य में एक ही सर्वोपरि शक्ति हो सकती है। प्रश्न 42 पे आते हैं कि संप्रभुता के 4 प्रकार लिखिए। तो इसमें जो है संप्रभुता के 4 प्रकार लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन सही पूछा है, लेकिन आंसर जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ये सही नहीं है, क्योंकि किसी में भी 4 लक्षण नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसमें देखिए 1 2 ही है, इसमें है 1 2 ही है, और इसमें भी 2 ही है, और इसमें कोई आंसर भी नहीं दिया हुआ है, तो उसको छोड़ देते हैं। प्रश्न 43 पे आते हैं कि कानून का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो कानून का अंग्रेजी पर्यायवाची है लॉ, जो कि लॉ शब्द से बना है। लॉ का अर्थ है निश्चित या स्थिर। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से कानून स्थिर या निश्चित नियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम 44 पे आते हैं कि प्लेटो ने कानून की क्या परिभाषा दी है। तो प्लेटो ने कानून की परिभाषा दी है कि कानून व्यवहारिक विधता और प्राचीन यानी कि बहुत पहले से अनुभवों को अंगित करता है। प्रश्न 45 पे आते हैं कि कानून की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए कानून की। तो संप्रभु का आदेश ही कानून है। ठीक है, सबसे छोटा है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है, यानी कि सर्वोच्च जो है, सर्वोच्च का यानी कि सुप्रीम का जो आदेश है वही कानून है। प्रश्न 46 है कि कानून के 2 तत्व या लक्षण लिखिए। तो इसमें पहला ये है कि कानून के लिए एक नागरिक समाज का अस्तित्व आवश्यक है। वो नागरिक जो है वो समाज का होना चाहिए। और दूसरा ये कि कानून का उद्देश्य सार्वजनिक हित मतलब होना चाहिए, मतलब सबके लिए भलाई के लिए होना चाहिए, सबके अच्छे के लिए होना चाहिए। प्रश्न 47 है कि कानून के 4 सिद्धांत लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, इसमें भी कहीं भी 4 वैसा दिया नहीं है, आंसर नहीं दिया हुआ है। प्रश्न 48 पे आते हैं कि कानून के 4 स्रोत लिखिए। तो इसमें जो हो जाएगा यही 4 स्रोत, यानी कि चारों ही पूरा ही मतलब आंसर। सारे क्वेश्चन जो दिए थे ये सारे सब है, अब समझ में आया कि ये मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है ये चारों जब पूछ रहे हैं तो चारों ही पूरा ऑप्शन में करके दे दिया है। रीति रिवाज, धर्म और धार्मिक सिद्धांत, न्यायालय का निर्णय और व्यवस्थापिका। प्रश्न 49 पे आते हैं कि न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राजनीतिक विज्ञान में न्याय अंग्रेजी रूपांतर जस्टिस से है, और इस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द जस से हुई है। प्रश्न 50 पे आते हैं कि न्याय की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो न्याय हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिए जाने की निश्चित व सनातन इच्छा है, जो कि ये लिखे हुए हैं एक्विनॉस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
आगे की वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी।